हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2 आइस अकेडमी। माय नेम इज़ दीक्षा और आज का जो आर्टिकल रहेगा दैट इज़ अबाउट फ्लैश फ्लड्स कि ये फ्लैश फ्लड्स ट्रिगर कैसे होते हैं, क्योंकि अभी अरुणाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड्स आए जिसकी वजह से हैवी डैमेज वहाँ पे हुआ है फॉर बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ये फ्लैश फ्लड्स नेचुरल भी हो सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल भी हो सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न कॉन्टीन्यूसली जब हैवी रेनफॉल होता है वो भी हो सकता है। अगर इवन एक जगह पे क्लाउड बर्स्टिंग हो जाती है दैट कैन ऑल्सो बी अ रीज़न। और इसके अलावा हिमालयाज इतने ज़्यादा फ्रेजाइल क्यों हैं फ्लैश फ्लड्स को लेके? लास्ट ईयर आपने उत्तराखंड को लेके फ्लैश फ्लड्स के बारे में पढ़ा था। अभी अरुणाचल प्रदेश कहीं ना कहीं दोनों ही हिमालयन रेंजेस में लाया करते हैं। हमारी जो हिमालयन रेंजेस हैं ऊपर आती हैं सबसे, दैट इज ट्रांस हिमालय, उसके नीचे ग्रेटर हिमालय, देन लेसर हिमालय और फाइनली शिवालिक्स। तो इन हिमालयन जोन्स में ही क्यों सबसे ज्यादा फ्लैश फ्लड्स आते हैं? ओरोग्राफिक टाइप ऑफ फ्लैश फ्लड्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट तो यही है, अभी हैवी रेनफॉल हुआ जिसकी वजह से 23 टू 24 जून को फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड ट्रिगर हो जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। इवन जैसे कि मैंने बोला, लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का ही लॉस यहाँ पे हैवीली देखा गया है। तो अब पहले तो आते हैं कि ये फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं। अब जब भी फ्लैश फ्लड की पिक्चर देखते हो कुछ ऐसा कीचड़ वाला पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसमें अकेला मिट्टी नहीं होती है, पानी तो रहेगा, पानी हमेशा एक मेन इंग्रेडिएंट है, पर आसपास के एरिया में जो भी डेब्रीज होंगी, डेब्रीज में क्या क्या हो सकता है? मान लो फॉरेस्टेड एरिया है तो पेड़ होंगे वो भी टूट के आ जाएंगे, ठीक है, उनके जो तने होंगे वो भी साथ ही पानी के चले होंगे। अब जहां पे पेड़ होंगे ऑब्वियस सी बात है सॉइल भी होगी, तो वाटर के साथ ये सारी डेब्री की फॉर्म में एक साथ ही मलबा आ जाता है। तभी इसके लिए टर्म यूज करते हैं मलबा। कई जगह पे ये थिन भी हो सकता है, डिपेंड करता है सॉइल का इरोजन कितना हुआ है, और ज्यादातर आप देखेंगे ये थिक होता है और जब लोग इसकी चपेट में आते हैं तो बचने के चांसेस इक्वल टू 0 हो जाते हैं। तो फ्लैश फ्लड में होता क्या है, सडन और रैपिड फ्लड्स आते हैं और शॉर्ट पीरियड में ये सारा काम हो जाता है। मतलब ऐसे नहीं है, जैसे फ्लड्स तो बहुत सारे एरियाज में आते हैं, अर्बनाइज्ड एरियाज में भी फ्लड्स आते हैं, ठीक है, फ्लैश फ्लड्स वहां पे भी हो सकते हैं क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से ड्रेनेज सिस्टम हमने बनाए नहीं, और जब ड्रेनेज सिस्टम बनाए नहीं तो पानी जाएगा कहाँ? तो फ्लड्स तो कॉज करेगा। तो एक तरफ तो आते हैं जो नॉर्मल फ्लड्स आते ही आते हैं बिकॉज ऑफ रेनी सीजन, ये हैं फ्लैश फ्लड्स जो क्लाउड बर्स्ट या फिर हैवी रेनफॉल एक ही एरिया में कॉन्टिन्यूसली लगी हुई थी। अब सोचो जब बादल फटेगा तो एक साथ ही बहुत सारा पानी आ जाता है और ये ज्यादा देर तक नहीं रहता है, 6 घंटे इसमें लगते हैं और ये फ्लैश फ्लड्स बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करके जाता है। तो सबसे पहले तो शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है और 6 घंटे की हैवी रेनफॉल भी अगर हो तो उस केस में भी देखने को मिलता है। और हैवी रेनफॉल के लिए आप एक टर्म भी यूज कर सकते हैं, दैट इज टोरेंशियल रेनफॉल। अभी देखते हैं ये टोरेंशियल रेनफॉल भी क्या है। अब यूएस नेशनल वेदर सर्विस के हिसाब से जो फ्लैश फ्लड्स हैं ये फ्लडिंग कॉज करते हैं लेस देन 6 आवर्स के अंदर, ठीक है, और उसी में सारी जो डैमेज इन्होंने कंडक्ट करना था वो कर चुके होते हैं और वाटर लेवल राइज कर जाता है। और देखो जब ये फ्लैश फ्लड्स आते हैं वार्निंग देने का टाइम ही नहीं मिलता, ये इंस्टेंट होते हैं, तभी तो इनको बोला फ्लैश फ्लड। एकदम से फ्लैश ऑफ लाइट होती है ना जैसे, वैसे ये फ्लड्स आ जाते हैं। कॉजेस क्या रहते हैं? तो हैवी रेनफॉल हो सकता है, क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, डैम या फिर लेवी फेलियर हो सकता है। अब देखो ऊपर लिखा है हैवी रेनफॉल और क्लाउड बर्स्ट, देखो ये पहले भी होते थे पर क्लाइमेट चेंज के बाद से तो और ज्यादा होने लगे हैं। क्लाइमेट चेंज वाला सेगमेंट लास्ट में देखेंगे। और दूसरा लिखा है एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर, दैट इज डैम फॉर्म कर दिया था आपने, डैम टूट जाता है तो एक साथ ही वो जो रिजर्वॉयर के अंदर पानी स्टोर करके रखा हुआ था वो एक साथ ही बाहर आ जाएगा, तो ये भी क्या कॉज करेगा? फ्लैश फ्लड्स। आइस या फिर डेब्रिज जैम। अब देखो हिमालयन रेंजेस की जब हम बात कर रहे हैं तो ऊपर बड़े सारे ग्लेशियर्स भी होते हैं और ये जो ग्लेशियर्स हैं ये कॉन्टिन्यूसली मेल्ट कर रहे हैं। मेल्ट क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज की वजह से जब ये मेल्टिंग कर रहे हैं ना, तो ऊपर जब ये पहाड़ी एरियाज में होते हैं, मान लो यहाँ पे ग्लेशियर बना हुआ था तो पहले तो ये यहीं पे रहेगा, पर जब ये जैसे मेल्ट करता जाएगा तो एक टाइम आएगा कि ये लैंड वाला जो पार्ट है ये यहाँ तक सैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब इस पूरे एरिया में पानी है। और इन्हीं को बोलते हैं मोरेन डैम्स, नेचुरल डैम्स होते हैं ना, ये मोरेन डैम्स बोल देते हैं इनको। अब जब पानी यहाँ पे भरता ही जा रहा है, पहले तो ये पानी धीरे धीरे आएगा, पर देखो नेचर का एक टर्म होता है दैट इज डेन्यूडेशन। कॉन्टिन्यूसली जो हार्ड सब्सटेंस होते हैं उसमें क्रैक्स पड़ते रहते हैं और एक टाइम पे जब ये क्रैक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा तो डेफिनेटली ऊपर वाली जो चोटी होगी वो टूटेगी यहाँ से, और जब ऊपर वाली चोटी ने जितना भी पानी होल्ड करके रखा था वो एक साथ ही बहुत सारा आ जाएगा। जैसे सिक्किम में एक लोनाक लेक है, वहाँ पे भी फ्लैश फ्लड्स देखे गए थे, तो वो ग्लेशियर की मेल्टिंग की वजह से देखे गए थे। तो यहाँ पे ग्लेशियर मेल्टिंग भी एक रीज़न बनता है फ्लैश फ्लड्स का। फिर जो भी उसके आसपास की एरिया में चीज़ें आएंगी वो सबको ही साथ में ले जाएगा, ठीक
ठीक है, तो ये फ्लैश फ्लड का रीजन बन सकता है। ये देखो ग्लेशियर लेक और नेचुरल रिजर्वॉयर की वजह से भी आ सकता है। एंड एक लिखा है स्टीप टेरेन, जैसे कि हिमालयन रेंजेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत ही ये स्टीप होते हैं। स्टीप का मतलब होता है यहाँ पे कि बिल्कुल स्लांट, ऐसे सीधे ही लगेंगे आपको ये पहाड़। तो इन एरियाज में जब क्लाउड फटता है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास रास्ता तो बचा ही नहीं स्टोर होने के लिए, तो इन पहाड़ों के थ्रू ये आगे फ्लो करता हुआ जाता है। इसको ओरोग्राफिक वाले सेगमेंट में और डिटेल में बताती हूँ। इसके बाद फीचर्स क्या आते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ आते हैं, वेलोसिटी के साथ, और वाटर, डेब्रीज और सेडिमेंट को ये कैरी करके आते हैं अपने साथ। मतलब अकेला पानी नहीं होता, बहुत सारी डेब्री भी साथ में आती है, और ये ड्रेनेज सिस्टम को कहीं ना कहीं ओवरवेल्म कर सकता है। अब दो तरह के फ्लड्स बोले मैंने, एक है फ्लैश फ्लड, दूसरा है जनरल फ्लड। जब भी फ्लैश फ्लड की बात आ रही है तो आपने देखा यूएस ने क्या बताया था कि विद इन 6 आवर्स, मतलब 6 घंटे से कम के ही अंदर बहुत ज्यादा सिवियरिटी, बहुत ज्यादा डैमेज कॉज हो जाता है। तो विद इन मिनट या फिर आवर्स का ये इवेंट हो सकता है। जैसे आप नोटिस करेंगे कि एक साथ ही पानी के साथ डेब्रीज भी आई, और थोड़ी देर के लिए आई, वो कुछ मिनट के लिए आई, पर जितना उसने डिवास्टेशन करना था वो कर चुकी थी। पर वहीं पे अगर जनरल फ्लड्स की बात करें, ये काफी स्लो होते हैं, इनको कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, पर जो फ्लो होता है वो उतना ज्यादा सिवियर नहीं होता इफ कंपेयर टू द फ्लैश फ्लड्स। दूसरा, ड्यूरेशन फ्लैश फ्लड की शॉर्ट होती है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, वार्निंग टाइम मिलता ही नहीं है। जब तक मिलता है तब तक लोग कहीं इवैक्यूएट कर जाते हैं अगर पता चला, अदरवाइज नहीं। जैसे लास्ट ईयर उत्तराखंड की अगर आपने वीडियोस देखी हो तो लोगों ने विसल बजाना शुरू करा कि ऊपर से डेब्री आ रही है बहुत ज्यादा, तो कुछ भाग गए थे बट कुछ उसके अंदर दब गए। तो फ्लैश फ्लड में वार्निंग का टाइम नहीं मिलता है, स्कोप लोकलाइज्ड होता है, कुछ एक छोटे से ही एरिया में आपको फ्लैश फ्लड की सिचुएशन देखने को मिलती है। जनरल फ्लड्स होते हैं ये कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए एग्जिस्ट कर सकते हैं, कंपैरेटिवली लोअर रहते हैं, और ज्यादा एडवांस वार्निंग इसमें दी जा सकती है कि मॉनसून सीजन आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फ्लड्स के इवेंट्स भी आएंगे, तो वो देखे जा सकते हैं। लार्जर एरिया को कवर करता है जनरल फ्लड। अब इंडिया के अंदर देखें तो वर्ल्ड में मोस्ट जो फ्लड अफेक्टेड कंट्रीज में काउंट होती है वो इंडिया भी है। 40 मिलियन हेक्टेयर्स फ्लड प्रॉन एरिया है हमारा, और 18.6 मिलियन हेक्टेयर्स एनुअली अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ फ्लड्स ओनली। 75% एनुअल रेनफॉल अकर करती है मॉनसून सीजन में, यानी कि जून से जो सितंबर मंथ का टाइम पीरियड है। खैर अभी सुपर एल नीनो वाली टर्म्स आप सुन रहे हो तो इसकी वजह से थोड़ा ड्राई सीजन आपको देखने को मिल रहा है, उतनी ज्यादा बारिश नहीं है। फ्लैश फ्लड्स चेन्नई और मुंबई यहाँ पे भी बहुत कॉमन रहते हैं अगर हिमालयन रेंजेस के अलावा एग्जाम्पल्स को देखो, और ये साइक्लोन के साथ भी जुड़े होते हैं। तो इतने सारे इंसिडेंट हैं जो फ्लैश फ्लड कॉज कर सकते हैं। मिटिगेशन मेजर वही है, अर्ली वार्निंग सिस्टम तो लगाए जा सकते हैं। क्लाउड बर्स्ट को अगर देखो चेक करना है तो डॉपलर रेडार्स लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, मॉइस्चर यानी कि नमी, टेम्परेचर, इनको नोट कर लेता है, विंड की डायरेक्शन को नोट कर लेता है कि किस तरफ को जा रही है, तो उससे क्लाउड बर्स्ट का एटलीस्ट आइडिया सा लग सकता है कि हाँ इस एरिया में फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं। इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स ले रखे हैं, तो आईएमडी डॉपलर वेदर रेडार्स को यूज करता है ताकि रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म, क्लाउड, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, इनको मेजर करा जा सके एटमॉस्फेयर के अंदर, और जो फ्लैश फ्लड फॉरकास्टिंग और वार्निंग सिस्टम है वो प्रोवाइड करा जा सके लोगों को। इसके बाद हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स भी आती हैं, जैसे सबसे ऊपर आएगी एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, किसी पर्टिकुलर स्टेट के साथ ये कोऑर्डिनेट करेगी, जैसे कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उसके बाद फिर लोकलाइज्ड बहुत सारी मैनेजमेंट अथॉरिटीज होंगी। और इवन एक कॉन्सेप्ट भी आया था रिसेंट लिविंग लैब का। ये जो लिविंग लैब है ये क्या करती हैं कि कोई इफेक्ट अगर लोकलाइज्ड होता है तो कम्युनिटी को अंडरस्टैंडिंग बनवाई जाती है कि इस एरिया में फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, उस टाइम पे आप सबसे फास्टेस्ट जो मेथड है वो क्या अडॉप्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फ्लैश फ्लड की प्रॉब्लम मे भी प्लेन एरियाज में ना आए, पर हिमालयन एरियाज हो गए, जितने भी माउंटेनियस एरियाज हैं वहां पे फ्लैश फ्लड्स की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये लिविंग लैब का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था, इसका मेन मोटिव ही ये था कि सारे एरियाज में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर आते हैं और कम्युनिटीज को हमें उनके लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से अवेयर करना पड़ेगा। इसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी बड़े सारे रेगुलेटिंग हैबिटेशन जो लो लाइंग एरियाज में रिवर या ड्रेन्स के पास में होता है या नालाज के पास होता है, तो इसको लेके काफी सारी रेगुलेशंस बताई हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन हो गया, देन नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हो गया, या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये भी कॉन्टिन्यूसली लैंडस्लाइड और रिवर ब्लॉकेजेस को सैटेलाइट के थ्रू असेस करती रहती हैं। अब अरुणाचल प्रदेश वाला केस देख लो, जो अभी कई पेनोर रीजन में ट्रिगर हुआ, रोड्स, ब्रिजेस, कम्युनिकेशन लिंक्स सब कुछ वहां पे डैमेज हुआ, और जो नेशनल हाईवे 315 है ये भी डिसरप्ट हो जाता है, जो कि एक मेजर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड असम। असम का
और ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है, इसी के बीच में आपको दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क भी दिखता है। मेनली असम के ही पार्ट में है, उसी के आगे ये नेशनल हाईवे 315 है, तो कनेक्टिविटी पूरी तरह से डिसरप्ट हुई है। इवन जब ये फ्लैश फ्लड अरुणाचल प्रदेश में आया तो असम की गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि असम में भी ऐसे ही फ्लड्स ट्रिगर हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे डिजास्टर की सिचुएशन नॉर्थ ईस्ट में बनी हुई है। अब क्लाउड बस्ट की अगर बात करें तो हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये बोलता है कि अगर 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा की रेनफॉल 1 घंटे के अंदर हो जाए लगभग 10 इंटू 10 किलोमीटर के एरिया में, तो उसको हम बोल सकते हैं क्लाउड बस्ट। तो क्लाउड बस्ट हमें क्या दिखता है कि ये हाईली लोकलाइज्ड होता है, एक पर्टिकुलर एरिया को ज़्यादा अफेक्ट करेगा। अब जब क्लाउड यहाँ पे बस्ट करेगा तो इसके अंदर था पानी और वो एक ही जगह पे सारा बरस जाएगा। और स्पेशली अगर आपका एरिया बहुत ज़्यादा माउंटेनियस है तो वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया रहेगा क्लाउड बस्ट के केस में। अब देखो अरुणाचल क्यों वल्नरेबल है, तो जब आप ग्रेटर हिमालयन रेंजेस को भी पढ़ते हो, नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक, तो वहाँ पे भी अरुणाचल प्रदेश का मेंशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे भी ठीक ठाक पहाड़ी इलाका है। स्टीप माउंटेन आपको सिर्फ हिमाचल या फिर ज़्यादा उत्तराखंड में नहीं मिलती है, आप नॉर्थ ईस्ट में आते हो तो वहाँ पे भी स्टीप माउंटेन्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि हिमालयन रेंजेस का ही पार्ट है। सिस्मिक जोन के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्टिव है, टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हैं। पर सबसे पहला जो रीजन आता है दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरो मतलब माउंटेन, ठीक है, ओरो का मतलब माउंटेन ही रहता है। जैसे मान लो यहाँ पे पहाड़ी है, यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है। अब जब सूर्य की किरणें इस वाटर बॉडी पे पड़ेंगी तो ऑब्वियस ही बात है ये ऊपर को उठेगा पानी, ठीक है। जब पानी ऊपर को उठेगा तो हवाएं भी तो आएंगी। हवाएं क्या करती हैं? अपने साथ इन वेपर्स को कैरी करके चली जाती हैं। और जैसे पहाड़ी चढ़ती हैं ना तो हवा देखती है यार इतने सारे वाटर वेपर, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है मुझे, तो लेके तो चली गई थी, पर जैसे जैसे हाइट पे पहुंचती है ना एक जगह आएगी जहाँ पे टेम्परेचर भी घटने लगेगा, वहाँ हवा बोलेगी कि बहुत हैवीनेस हो रही है, तो वो वाटर को पीछे छोड़ना शुरू करेगी और खुद इस पहाड़ी को क्रॉस करके आगे चली जाएगी अकेली। जैसे यहाँ पे भी अकेली आई थी, यहाँ भी अकेली गई, पर बीच में वाटर वेपर मिल गया था तो बोला चल साथ में चल ले, कंपेनियन मिल गया तो लेके गई। पर पहाड़ इतना स्टीप था कि इससे ये पूरा कैरी करा ही नहीं गया, तो हवा ने बोला कि वाटर छोड़ दिया मैंने पीछे और मैं खुद चली गई आगे। आगे तो गई तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है क्लाउड का। क्लाउड के फॉर्मेशन के लिए हमेशा एक न्यूक्लियाई चाहिए होता है। ये जो न्यूक्लियाई होता है ना, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉल्यूटेंट हो सकता है, कोई डस्ट पार्टिकल हो सकता है। फिर इसके आसपास क्या होगा, जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो इकट्ठा होनी शुरू कर देती हैं। इसको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भी बोल देते हैं। अब जैसे ये क्लाउड, अब यहाँ पे वाटर की जो ड्रॉपलेट थी वो इकट्ठी होती गई, तो ये भी क्या होगा, हैवी हो जाएगा एक टाइम पे। और ये भी ट्राई कर रहा था कि मैं भी हवा के साथ ऊपर जाऊं, पर जा नहीं पाया क्योंकि हैवीनेस इतनी ज़्यादा हो रखी थी। और एक टाइम आएगा जब इसका वाटर लेवल सेचुरेटेड हो जाएगा। सेचुरेटेड मतलब जैसे आप बोलते हो कि पढ़ के मेरा दिमाग नहीं चल रहा, तो मतलब सेचुरेशन होगी, अब कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। तो वैसे ही एक सेचुरेशन पॉइंट यहाँ पे भी होता है कि अब और ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकता। सेचुरेशन को बस के साथ भी आप समझ सकते हो। जैसे मान लो बस में सवारियों की कैपेसिटी थी 40, कंडक्टर ने बोला सवारियां ज्यादा है चलो 80 भर लेते हैं, लोग खड़े होके चले जाएंगे। पर एक टाइम आएगा जब लोग खिड़कियों के पास में आके लटक गए होंगे, तो उसके बाद पता चल चुका है कि अब सैचुरेटेड हो गई है बस, आप जबरदस्ती नहीं घुस सकते, ठीक है, वो दरवाजे पे लटक भी जाएंगे, डेथ हो सकती है, तो सैचुरेशन आ चुकी है। तो सैचुरेशन मतलब और कैपेबिलिटी नहीं है मेरे अंदर कि मैं वाटर को कैरी कर सकूं। और जब और कैपेबिलिटी नहीं बचेगी तो ये बादल फटेगा और एक ही जगह पे क्या करेगा, बहुत सारी रेनफॉल कॉज कर देगा। तो ये जब पहाड़ी थी यहाँ पे ये रेनफॉल कंडक्ट करेगा, एक ही जगह पे होगी ना सारी, और वाटर जब आता है तो बहुत प्रेशर के साथ गिरता है, और जब प्रेशर के साथ गिरेगा तो ये पहाड़ी में बहुत सारे बोल्डर्स होंगे, पेड़ होंगे, सॉइल इरोड करेगी, तो वो सारा पानी के साथ आगे फ्लो करेगा। और ऑब्वियस ही बात है जितना नीचे नीचे आप आएंगे वहाँ पे बहुत सारी सेटलमेंट भी आपको मिलेंगी, घर बने होंगे, बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होंगी, और यहाँ पे ये क्या करेगा, बहुत सारा डिजास्टर कॉज कर देगा। ठीक है, ऐसे ही आते हैं फ्लैश फ्लड्स। इसके बाद सैचुरेटेड ग्राउंड की वजह से भी कई बार फ्लैश फ्लड्स आते हैं। सैचुरेटेड ग्राउंड का मतलब है कि पहले भी रेनफॉल हो रहा था और रेनफॉल की वजह से जमीन के अंदर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी नहीं बची हुई थी, और जब एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी नहीं बची तो उस केस में जैसे ही एकदम से हैवी रेनफॉल हुआ तो वो पानी तो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ मिट्टी के अंदर, तो यहाँ पे भी रन ऑफ वाटर का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे भी फ्लैश फ्लड्स की कंडीशन देखी जाती है। इसके बाद क्लाइमेट चेंज के साथ कैसे इसको लिंक करा गया है, तो ध्यान रखना, हमारा अगर एटमॉस्फेयर वार्मर है तो
उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो रहा है ना टेम्परेचर, तो उसकी कैपेसिटी लगभग 7% ज्यादा होती है मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक जगह पे कंडीशन है 22 डिग्री सेल्सियस की, एक जगह पे कंडीशन है दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस की। ऑब्वियसली इस वार्म टेम्परेचर के पास मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा है इफ कंपेयर टू द लो टेम्परेचर। तभी तो आप गर्मियों में देखते हो कि ह्यूमिडिटी हो जाती है, एकदम से ऐसे चिपचिप लगती है। क्यों? क्योंकि वार्म टेम्परेचर के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो ज्यादा मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है। अब ज्यादा मॉइस्चर को जब होल्ड करेगा, ऊपर की तरफ वो जाता रहेगा, क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, इरेक्टिक वेदर पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, रेनफॉल अनप्रिडिक्टेबली कई बार हो जाएगी, कई बार आपको लगता है बारिश आज तो हो ही जाएगी, पर हवाओं का फ्लो भी इतना ज्यादा होता है कि बादलों को साथ ही ले जाती है। तो ये भी एक रीजन बना रहता है। इसके अलावा हिमालयस में तो मैंने आपको पूरा रीजन ही बता दिया कि क्यों रहता है। ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर भी बहुत सारे हैं, डिफॉरेस्टेशन बहुत बढ़ चुकी है, और जहां पे हिमालयन रेंजेस हैं, जैसे कि मैं बोला सिस्मिकली एक्टिव है वो रीजन, अर्थक्वेक के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ऊपर से ब्रह्मपुत्र रिवर, याद है ना ये वाला नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, जब आप देखते हो यम चुंगदुंग करके एक यहाँ पे ग्लेशियर है, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र रिवर भी आती है। तो एरिया क्या है, बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, सेंसिटिव है। हैवी कंस्ट्रक्शन इन एरियाज के अंदर चल रही है। हैवी कंस्ट्रक्शन की वजह से भी जो प्लेट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हैं। टनल्स की कंस्ट्रक्शन चल रही है, टनल्स जब बनती हैं तो ब्लास्टिंग करवाई जाती है, ब्लास्टिंग की वजह से भी ये प्लेट्स अपनी जगह से मूव कर जाती हैं। हल्का ही इम्पैक्ट डालती हैं, पर वो फिर फ्रेजाइल बन जाती हैं कि ऐसे फ्लैश फ्लड्स वाले इवेंट देखने को मिले। बेशक वो जो प्लेट मूव हुई वो क्लाउड बस्टिंग में नहीं कोई कंट्रीब्यूशन कर रही, बट ये फ्लैश फ्लड में तो करेगी ना, सॉइल इरोड करेगा। आपने बहुत सारे पेड़ काट दिए, तो पेड़ क्या कर रहा था, सॉइल को बाइंड करके रख रहा था, सॉइल इरोजन से प्रिवेंट कर रहा था। पर अब आपने वो पेड़ ही काट दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वो मिट्टी पानी के साथ अब जाएगी। ठीक है, इरोजन हो चुकी है। तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज की भी आप डिग्रेडेशन होते हुए देखोगे। एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, तो टी गार्डन्स काफी सारे हैं वहां पे, तो फ्लैश फ्लड की वजह से सारी जमीन खराब हो जाती है। फिश पॉन्ड, फार्म, रूरल लाइवलीहुड सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है। ट्रांसपोर्टेशन में डिसरप्शन आ गई है, फूड सप्लाई, हेल्थ केयर, इमरजेंसी सर्विसेज सब डैमेज हो चुका है इन एरियाज में। हिमालयस में 2022 से 2025 में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे एक्सट्रीम वेदर पैटर्न हिमालयन स्टेट्स के अंदर ऑब्जर्व करे गए हैं। मतलब 822 इवेंट्स हुए हैं लगभग। अगर टोटल डेज हम 1186 डेज का ले लें तो उसमें से 822 तो ऐसे ही इरेटिक वेदर पैटर्न हो चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स भी हुई हैं। अब वे फॉरवर्ड यही है कि हमें पता है हिमालयन रेंजेस के अंदर की ऐसी प्रॉब्लम आती रहती हैं, तो यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजिकली और ज़्यादा एडवांस होना पड़ेगा। जो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था डॉपलर रेडार्स वगैरह, स्टार्टिंग में आईएमडी ने बताया कि हम उसके थ्रू डायरेक्शन वगैरह को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि विंड किस तरफ को फ्लो कर रही है, पर उसमें हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथन होना पड़ेगा। तो ये सारे यहाँ पे कुछ वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। एंड लिविंग लैब का जो कॉन्सेप्ट है, जिसे अभी तक सिर्फ केरला में अडॉप्ट करा गया है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये लोकलाइज्ड एरिया में ही फोकस करता है कि यहाँ पे कौन सा वेदर पैटर्न या फिर इरेटिक वेदर पैटर्न आता रहता है। जैसे ये लिविंग लैब केरला में ही क्यों हुआ था, क्योंकि आपको याद होगा वायनाड रीजन के अंदर फ्लैश फ्लड्स आए थे और उन फ्लैश फ्लड्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पाई थी जो वहाँ का लोकल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, तो जो स्टेट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, तो इसी वजह ना आईएमडी कर पाई थी। तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि हम लिविंग लैब को अडॉप्ट करने जा रहे हैं ताकि कम्युनिटी भी अवेयर रहे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अकेली, कम्युनिटी को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम अलर्ट जारी करे जाते हैं थ्रू एसएमएस एंड ऑल। अभी सेल ब्रॉडकास्टिंग टेस्ट भी कंडक्ट करा गया था, तो ये वार्निंग अलर्ट जारी करने के लिए ही है। पर फ्लैश फ्लड्स में एक ही अनसर्टिनिटी बनी रहती है कि ये विद इन मिनट्स हो जाती है, लोगों को इवैक्यूएट करने का मौका नहीं मिलता है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है जो कि फ्लैश फ्लड्स में देखी गई है। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्लैश फ्लड्स। इसके अलावा O2IS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है। आप अगर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको बहुत से फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाएंगे। एक करंट अफेयर का कोर्स भी है यूट्यूब पे, और यहाँ पर क्लास तो आपको कॉमन ही मिलेगी, पर यूट्यूब की जो भी मैंने आपको पढ़ाया होता है उसकी पीडीएफ्स आपको प्रिंटेबल फॉर्म में एनरोल्ड स्टूडेंट्स को ही दी जाती हैं। ठीक है, वीकली भी मिलेंगी, मंथली भी मिलेंगी। जो वीकली टेस्ट होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स को वो चेक होके प्रोवाइड कर दिया जाता है, जबकि इन केस ऑफ वाईटी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इवैल्यूएट नहीं हो सकती है शीट, तो वो यहीं पे मिलेगा आपको। एंड 1-on-1 मेंटरशिप भी यहाँ पे एक सेशन रहता है जहाँ पे मैं आपसे बात करती हूँ, आपके जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज होती हैं उनको एड्रेस किया जाता है। अगर इंस्टा पे मुझे कनेक्ट करना है आप कर सकते हो, इस नंबर पे कोई भी क्वेरी है आप ड्रॉप कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम के ऊपर आपको सारी पीडीएफ मिल जाती हैं, ठीक है, पर वो पीपीटी की ही पीडीएफ फॉर्मेट होता है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।